हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है 2022 की, उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज उसमें मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। आज हम जो परीक्षा वाणी की बुक आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसका एक चैप्टर 12 है। ठीक है, चैप्टर 12 जिसमें हमें खनिज, वन संपदा और वन्य जीवों के बारे में बताया गया। तो देखिए, खनिज तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम जो वन्य जीव है, ठीक है, और आपका जो वन संपदा है, फॉरेस्ट कवर है, उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट में आपको यूपी पीसीएस आरओ की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पूरा सब कुछ मैंने एक वीडियो में ही डाल दिया है, तो इससे आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको वीडियो के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा चैनल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वन दरोगा मेंस का यहाँ पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर लगातार पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, ये फैक्ट्स वगैरह का कल मैंने पीडीएफ डाला था। इसके अलावा यहाँ पर हम जो एडिटोरियल्स हैं आपके हिंदी के, उसका जो कंपाइलेशन है वो भी डालते रहते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का जो भी न्यूज आती है वो हम यहाँ पर ऑडियो आर्टिकल्स उसके डालते रहते हैं, जो 15-15 मिनट के होते हैं। एक बार सुबह डालता हूँ और एक शाम को डालता हूँ, जो आपके रिवीजन में काफी हेल्प करते हैं। आप इसको 15 मिनट सुनिए, लगभग दिन भर की न्यूज इसमें आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो जो इकोसिस्टम वाला है वो भी मैंने डाल दिया है इसमें पीडीएफ। जो लास्ट वीडियो था हमारा टॉपिक 7 का, तो वो भी आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वो आपके रिवीजन में काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है, देखिए, वन। 31 दिसंबर 2019 को जारी वन रिपोर्ट। देखिए, ये रिपोर्ट अब पुरानी हो गई है, इसका पूरा एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब हमारी, मैंने यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिए हैं। देखिए, अब हमारी 17वीं रिपोर्ट आ गई है 2021 में। ठीक है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो यही है। हर 2 साल में ये पब्लिश की जाती है, एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, और कौन इसको रिलीज करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका नाम किस नाम से आती है? ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको जारी करता है हर 2 साल में। ये नॉर्मल मैंने फैक्ट्स बता दिए। अब इसमें 2021 का नया डेटा आ गया है, वो मैं आपको पूरा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैंने थोड़े से पॉइंट्स फिर भी यहाँ पर लिख दिए हैं। ये तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि राज्य में आपका वनाच्छादन यानी वन, आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? टोटल एरिया का लगभग 6.15% है। और आपका जो वृक्ष है वो कितने हैं? 3.08%। और हमारे टोटल राज्य में वन एवं वृक्षाच्छादन कितना है? 9.23%। तो अभी आपके लिए आप केवल ये फैक्ट याद कर लीजिए, उसके बाद हम पूरा इसको एक वीडियो में अलग से देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ से देखिए पढ़ाना शुरू करता हूँ। यहाँ से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे ज्यादा घने वन देखने के लिए मिलते हैं, तो वो है हमारा लखीमपुर खीरी। इनको आप देखिए याद करते हुए चलिएगा, प्रश्न फैक्ट्स में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है, कौन सा जिला है? सोनभद्र हमारा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, 2 इसमें प्रश्न बनेंगे। एक होता है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यानी सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है। दूसरा आएगा आपसे सबसे ज्यादा जो वनों का प्रतिशत है वो कौन से जिले में है। तो दोनों अलग प्रश्न होते हैं, हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? आपका सोनभद्र। यहाँ पर लगभग 2540 वर्ग किलोमीटर के वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले आपके 4 जिले कौन कौन से हैं? टॉप के देखिए, टॉप 4 इसमें बात की जा रही है, सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। कभी कभी आपसे रैंकिंग लगाने के लिए आ जाएगी। देखिए, वन विभाग का पेपर है तो हमें इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले हमारे टॉप के 4 जिले कौन से हैं? सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। इसके बाद सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? ये भी देखिए किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो भदोही है हमारा, वो सबसे कम वहां पर वन क्षेत्रफल है हमारा 3 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा कहां पर? सोनभद्र में, और सबसे कम कहां पर? भदोही में। ठीक है, भदोही का नया नाम अब रख दिया गया है, वो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा इसको आप किस नाम से जाना जाता है। और ये कारपेट्स यानी कालीन उद्योग के लिए बहुत फेमस है। अगला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। देखिए, सबसे टॉप के 4 कौन से थे और सबसे लोएस्ट 4 कौन से हैं? सबसे कम भदोही, भदोही से ज्यादा है मऊ में, मऊ से ज्यादा है मैनपुरी में, और उसके बाद संत कबीर नगर। ठीक है, तो ये टोटल हमारे हैं 4, लोएस्ट 4, सबसे नीचे के 4। सबसे कम आपको भदोही में और सबसे ज्यादा सोनभद्र में। इसको प्लीज आप याद करके चलिए। अब देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। मैंने कहा था आपसे परसेंटेज अब पूछ रहा है, तो ये भी देखिए सोनभद्र ही इसमें नंबर 1 है। एरिया में भी सोनभद्र टॉप पे है और प्रतिशत में भी सोनभद्र हमारा टॉप पे है।
कितना 37.79%। टॉप के 4 1% वाले जिले हमारे कौन से हैं? सोनभद्र है, फिर चंदौली है, फिर पीलीभीत है और फिर मिर्जापुर है। ये टॉप के 4 हैं। सबसे कम 1% वाला जिला देखिए, इसमें भी भदोही है, ठीक है, 0.31%। तो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों सेम है। और सबसे कम 1% वाले 4 जिले हमारे कौन से हैं? भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं, ठीक है। अब बात की जा रही है सबसे जो नॉर्मल टाइप के वन हमारे राज्य में कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, अगर आप मैप देखेंगे भारत का, तो भारत का मैप इस तरह से जाता है और यहाँ से हमारे जो कर्क रेखा है, ठीक है, वो निकलती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र होता है ये हमारा कौन सा होता है? ये ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है। इसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। नीचे का यहाँ पर इक्वेटर है या भूमध्य रेखा, इस पूरे क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में भी वन पाए जाते हैं वो ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ कैटेगरी है, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। राज्य का पहला वन ग्राम, ये है आपका बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में। ये देखिए एक योजना है, सहभागी योजना, उसके तहत बनाया गया है और वो हमने जापान के साथ चलाई है। आगे इस पूरे वीडियो में हम उस स्कीम को डिटेल में भी देखेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए, पहला राज्य उत्तर प्रदेश का वन ग्राम कौन सा है? बेलहत्थी ग्राम। और वन किस तरीके के पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। अब बात करते हैं वनोत्पाद की, या वनों से जो हमें उत्पाद मिलते हैं वो क्या क्या बनाया जाता है। सबसे पहले कत्था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। कत्था किससे बनाया जाता है? आपके खैर के वृक्ष से। बीड़ियां बनाई जाती हैं, देखिए बीड़ियों के बाहर आपने पत्ता देखा होगा जिसके अंदर तंबाकू भरा जाता है, तो वो तेंदू के पत्ते से पाई जाती हैं। ये देखिए जो जनजातीय लोग हैं भारत में, वो काफी इसको कलेक्ट करते हैं और इसको MFP यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बोला जाता है। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है किससे? सेमल, अर्जुन व गुरेल के वृक्ष से। पत्तल व दोने बनाए जाते हैं जिसमें आप खाना वगैरह खाते हैं भंडारे वगैरह में, साखू, पलाश और महुए के पत्ते से। पलाश यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? कल मैंने एक PDF शेयर किया था अपने ग्रुप में, अगर आपने पढ़ा होगा। जो पलाश है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ठीक है। इसका एक बार वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम पूछ लिया था, तो इसका साइंटिफिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है, इसको भी आप याद रखिएगा। पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ठीक है। कुर्सी, मेज व छड़ी आदि बनाए जाते हैं बेंत के पौधे से। हरड़ व बहेड़ा औषधियां मिलती हैं हमें हरड़ व बहेड़ा के पौधे से। चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं किससे? लाख से, ठीक है। तारपीन का तेल, इसको इंग्लिश में टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं। आपने देखा होगा जो पेंटर वगैरह है वो आपकी पेंट को पतला करने के लिए तारपीन का तेल उसमें मिलाते हैं। और विरोजा हमें किससे मिलता है? चीड़ के वृक्ष से, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो वन्य विकास योजनाएं या प्रोजेक्ट या परियोजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बनने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है, मैंने भी UPPCS वगैरह दिया है, तो वो ये ज्यादातर कालानुक्रम में लगाने के लिए पूछ लेते हैं कि ये वाली स्कीम किस सन में लॉन्च हुई। 3-4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो भी गलत होगी वो आपसे पूछ लेता है, तो प्लीज इसका ईयर जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ? प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट आपका कब लागू हुआ है? 1948 में। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है? 1976 में। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे पूरा। देखिए आपके अगर सिलेबस आप देखेंगे, आपके सिलेबस में टॉपिक भी मेंशन है ये सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले कब यूज किया गया था इसको? 1976 में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कब शुरू की गई? 1979-80 से। राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक या पारिस्थितिकी आतंकवादी सिद्ध हुआ है, यूकेलिप्टस। ये तो बहुत रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप रट लीजिए, ठीक है। सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम में इनिशियली यूकेलिप्टस, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, इसको भारत में लाया गया और इसको उसमें बोया गया। तो लेकिन ये क्या करता है, देखिए ये ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको बहुत गिरा देता है, ठीक है। ये जो आपका भूमि का जल का स्तर है उसको बहुत ज्यादा गिराता है, इसलिए उसको आपका पारिस्थितिकी आतंकवादी भी बोला जाता है, ठीक है। तो यूकेलिप्टस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब से चल रही है? मार्च 1998 से। प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है। देखिए यही वो है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा था? बेलहत्थी।
तो इसी सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत, जो कि हम जापान के सहयोग से चला रहे हैं, उसी के तहत बेलहत्ती को पहला वनग्राम उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया था। इसको आप याद रखिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि सहभागी वन प्रबंधन योजना कौन से देश के सहयोग से हम चला रहे हैं, तो जापान के सहयोग से हम चला रहे हैं। प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन किसे घोषित किया गया है, मैं आपको बता चुका हूं, बेलहत्ती सोनभद्र। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट। आपने सुना होगा, जब आप हाईवे पर चलते हैं तो इस तरीके से हाईवे आपका रहता है, ठीक है। बीच में आप जब डिवाइडर जहां पर होता है वहां पर आपने पेड़ लगे हुए देखे होंगे, या साइड में भी आपने पेड़ लगे हुए देखे होंगे, तो इसको ही हम ग्रीन बेल्ट योजना बोलते हैं या हरित पट्टी विकास योजना बोलते हैं। इसमें कब से चल रही है ये, 2012-13 से, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना, यानी आपका जो प्लांटेशन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो चल रही है कब से, 2007-8 से ये आपका प्रदेश में चल रही है। राज्य के कुछ चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है कब से, 2014-15 से टोटल फॉरेस्ट कवर योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी तक हम वन देख रहे थे, अब देखते हैं हम वन्यजीव या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के या वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से चल रहे हैं। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। देखिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरे भारत में अगर सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में ही एस्टेब्लिश किया गया है, कब, 1956 में। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, एक तो लखनऊ में स्थित है और एक इटावा में स्थित है, यह भी निर्माणाधीन है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट डेज वगैरह लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो जो वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह है वो 1 से 7 अक्टूबर तक हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कितने हैं, तो 2 अभी संचालित है हमारे, लखनऊ में और कानपुर में, और तीसरा भी देखिए निर्माणाधीन है, लेकिन ये बन चुका है कहां पर, ये बना है गोरखपुर में, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। शहीद अशफाक उल्लाह खां इसका नाम रखा गया, गोरखपुर में स्थित है। और ये सेंट्रल जू अथॉरिटी है एक हमारी बॉडी, वो जो चिड़ियाघर है उनको मेंटेन करती है। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया 2 कौन कौन से हैं, एक लखनऊ में, कानपुर में, और तीसरा कहां पर बन रहा है, गोरखपुर में। तो दोनों के नाम क्या क्या है देखते हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां पर है, लखनऊ में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये कहां पर है, कानपुर में, 1974 में बना, और लखनऊ वाला देखिए काफी पुराना है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में चल रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश का आपसे सबसे पुराना प्राणी उद्यान पूछे तो कौन सा है, चिड़ियाघर, तो लखनऊ का चिड़ियाघर है, 1921 का। लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है क्या, तितली पार्क को या बटरफ्लाई पार्क को इसमें स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा में आपका स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, लॉयन सफारी पार्क या मिनी चिड़ियाघर, मिनी जू कहां पर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा। तो देखिए बेसिकली राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये 3 राज्यों का जॉइंट एफर्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, ठीक है। एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था, 4 आपको ऑप्शन दिए थे कि इसमें से कौन सा जो राज्य है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है, यूपीपीसीएस का शायद प्रश्न है, तो उसमें ऑप्शन हरियाणा था, तो हरियाणा देखिए नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जॉइंट एफर्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, और बहुत फेमस है। देखिए ये यहाँ पर आपको घड़ियाल वगैरह या क्रोकोडाइल भी बहुत मिलते हैं। तेंदुआ लक्कड़भग्गा भालू हिरन सफारी पार्क कहां पर स्थित है, ये भी देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहां पर बनाया गया है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंदर ही ये भी स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है। देखिए जो मैंने आपको बोला भी वही पूछ लिया, कौन सा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, 3 राज्यों में ये स्थित है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, वही चंबल नदी क्षेत्र में। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र या डॉल्फिन इंफॉर्मेशन सेंटर कहां पर है, चंबल नदी के क्षेत्र में ही है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहां पर स्थित है, ठीक है, मथुरा में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र यानी मोरों के लिए, पीकॉक के लिए जो कंजर्वेशन सेंटर है कहां पर है, वृंदावन, मथुरा में। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां लगभग 500 से अधिक प्रजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और जो हमारा राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का वो क्या है, सारस, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां बेसिकली मिलती हैं, उल्टा शायद लिख दिया है ये, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मिलती हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आपके कितने हैं, केवल एक नेशनल पार्क है, ये मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा, दुधवा,
जो कि 1977 में बनाया गया था। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कहां पर है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में घोषित किया गया था, दुधवा में। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह के बारे में, सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, पूरे पक्षी अभ्यारण्य। अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लीज उनको जाकर जरूर देखिए, एक वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहां से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्लीज जरूर डाउनलोड कीजिए, लास्ट में आपका रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व क्या बनाया गया है, अमनगढ़, जो कि बिजनौर में स्थित है। मैंने आपको बताया था जिम कॉर्बेट एरिया का बफर एरिया है ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अभी हमारे यहाँ आपका चौथा टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है, रानीपुर। कहां पर स्थित है, चित्रकूट में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए आपके। तीसरा टाइगर रिजर्व ये भी बता चुका हूं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, 2020 में इसको TX2 अवार्ड भी दिया गया है, यानी टाइगरों की संख्या इसने अपने रिजर्व में दुगनी कर दी थी बहुत कम समय में, इसलिए इसको जो TX2 अवार्ड मिलता है वो दिया गया है। इस साल किसको मिला है 2022 में, वो मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और एक नेशनल पार्क है नेपाल का, उन दोनों को ज्वाइंट इस बार दिया गया है। सब मैंने अपने पुराने वीडियोस में कवर कर रखा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज आप उसको देखिए, जरूर देखिए, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां, सैरवन डुआलिसी, देखिए ये बहुत न्यूज में रहता है, करंट अफेयर्स में भी काफी न्यूज में रहता है, आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि सैरवन डुआलिसी किसकी प्रजाति है, तो ये बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति है। और डिस्पिड हेयर, ये भी बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति है, दोनों कहां पर मिलती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हमें देखने के लिए मिलती है। अगला देखते हैं, अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और इलाहाबाद का मेजा कोराव क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, काले हिरण के लिए, ब्लैक बक। ठीक है, सलमान खान वाला जो इश्यू था वो इसी के लिए था, जो आपने सुना होगा, सलमान खान वगैरह ने शायद उसका शिकार कर लिया था अवैध, तो उसी चीज में इश्यू था। लेकिन देखिए आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध गभाना क्षेत्र कहां पर स्थित है, तो अलीगढ़ में स्थित है, या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध मेजा कोराव क्षेत्र कहां पर स्थित है, इलाहाबाद। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई, 2014 में। कुकरैल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया जैव विविधता विरासतीय स्थल या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज प्लेस। ठीक है, कुकरैल कहां पर स्थित है, लखनऊ में, और ये किसके लिए फेमस है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। प्रदेश में बाघों की संख्या 2014 व 18 में क्रमशः कितनी है, 117 और 173। जो लेटेस्ट सेंसस है टाइगर की वो 2018 की है, तो उसमें भारत में टोटल 2967 टाइगर है, और उत्तर प्रदेश में कितने, 173, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है 526। दूसरे नंबर पर कर्नाटक का नंबर है जिसमें 524 टाइगर हमारे पाए जाते हैं, तीसरे पर उत्तराखंड है। ठीक है, तीनों मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। और 526 देखिए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 2015 व 18 में क्रमशः कितनी थी, 194 और 316। तो देखिए 316 में काफी अच्छी, मतलब 2018 में काफी अच्छी वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें की है, तो यानी इनका संरक्षण का काम काफी अच्छा चल रहा है। प्रदेश में गोंगेय डॉल्फिन, इसको सुसु या सुइस भी बोलते हैं, इसकी संख्या 2015 व 18 में कितनी थी, 1263 और 1275। ये उत्तर प्रदेश की जो गंगा नदी है उसके स्ट्रेच में या उसके कुछ हिस्से में हमें देखने के लिए मिलती है, और ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल या राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। ठीक है, एक चीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, सरकार ने लास्ट ईयर या पिछले से पिछले साल कौन से दिन को आपका गंगेटिक डॉल्फिन दिवस मनाने की भारत ने घोषणा की है, किस तारीख को, प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब देखते हैं आगे, राज्य वन विभागाधीन वन्य जीव विहार। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कितनी है, टोटल 11, इनके बारे में देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चंदौली 1957। और एक चीज और याद रखिए, उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वो आपका चंदौली है। एक छात्र ने देखिए मुझसे उस दिन एक्चुअल में क्या था, जो मैंने वन्य जीव विहार नेशनल पार्क का जो पीडीएफ दिया है वो थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं ये वाला पीडीएफ देखिए आपके लिए भी थोड़ी देर में डाल दूंगा, आप इससे पढ़ सकते हैं। जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही है वो हिंदी में, इसमें भी सारी चीजें कवर मैंने कर दी हैं, तो जिनको परेशानी थी इंग्लिश में वो इस वीडियो को देख लीजिए और इस वाले पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किशनपुर वन्य जीव विहार आपका 227 वर्ग किलोमीटर में, कहां पर, लखीमपुर खीरी 1972 में बनाया गया। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, टीसीएस में लास्ट ईयर ही पूछा गया था किस साल ये बनाया गया, तो बहराइच में 1976 में। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में, देखिए यही भारत का इस समय
53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ इसी रानीपुर को, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे एक काफी करीब स्थित है और इसलिए जो बाघों के एज अ कॉरिडोर भी ये काम करेगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर कहां पर? ललितपुर में, 1977 में। इससे संबंधित एक फैक्ट अभी आगे और देखेंगे। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 635 वर्ग किलोमीटर, आगरा, इटावा, औरैया, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके भी कुछ जिलों में आपको इसका प्रसार देखने को मिलेगा। इन 3 राज्यों का जॉइंट एफर्ट है, ठीक है, संयुक्त प्रक्रम है। कैमूर वन्यजीव विहार 501 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में, 1982 में इसकी स्थापना हुई। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। देखिए कितना बड़ा ये है, 1986 में इसकी स्थापना हुई और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में, 1987। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती, बलरामपुर में। पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार, देखिए मैंने आपको बता दिया, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, पहले हम बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 जिलों में ये फैला हुआ है और 2073 वर्ग किलोमीटर का ये है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, कहां पर? ललितपुर में, ठीक है। तो ये फैक्ट्स देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सीधे सीधे आपके फैक्ट्स ही बन सकते हैं, इसीलिए आप इसको प्लीज जरूर पढ़िएगा। अब देखते हैं विभागाधीन पक्षी विहार, इसका भी वीडियो मैं पूरा बना चुका हूं, बर्ड सेंचुरीज का, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, पहले नवाबगंज बोला जाता था, अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। उन्नाव में इसकी स्थापना की गई, कब? 1984 में, और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। अभी नीचे देख लेंगे। लाख बहोशी हो गए, लाख बहोशी कन्नौज में स्थित है, 1988 में बनाया गया। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, 1990 में। ओखला पक्षी विहार 4 वर्ग किलोमीटर, कहां पर? गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर, 1990 में। आपका समान या सामन, इसको बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, 5.26 वर्ग किलोमीटर, मैनपुरी में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में स्थित है। यहाँ पर ही देखिए मैंने कभी फोटो शेयर किया था आपके ग्रुप में, ये न्यूज में था। यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल वगैरह आपका आयोजित किया गया था इस बार उत्तर प्रदेश वन विभाग की तरफ से, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देखिएगा, मैंने विजय सागर में, मैंने उसको फॉन्ट में चेंज भी किया था, ठीक है, हाईलाइट करके मैंने डाला था, महोबा में स्थित है, इसलिए आपके लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना पक्षी विहार, देखिए पटना नाम आपको लगेगा बिहार, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है, 1990 में बनाया गया। सुराहा ताल, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, 34.13 वर्ग किलोमीटर, बलिया में, ठीक है। बलिया आपको पता होगा, अगर आपसे पूछे, प्रश्न पूछा भी जा चुका है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया ही है, और वहां पर स्थित है सुरहा ताल। सूर सरोवर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? आगरा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बेती कुंडा, कहां पर? प्रतापगढ़ में, जहां से राजा भैया आपका रघुराज प्रताप सिंह सांसद है, या आई थिंक विधायक होंगे, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन वहीं से फेमस है ये। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार कहां पर? अलीगढ़ में। एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया है रिजर्व। अब देखते हैं यहाँ से 3 फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? लाख बहोश पक्षी विहार, कन्नौज। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शेखा झील, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। तो ये 3 फैक्ट्स तो आप प्लीज जरूर याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अन्य वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य और कौन से कुछ फेमस है? समसपुर पक्षी विहार कहां पर? रायबरेली में। पार्वती अर्गा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कहां पर? गोंडा में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, 1990 में स्थापना हुई। कछुआ अभ्यारण्य कहां पर? वाराणसी में। और केंद्र द्वारा स्थित जो शेखा झील है अलीगढ़ में, इसको विकसित किया जा रहा है कैसे? राष्ट्रीय पक्षी विहार, नेशनल बर्ड सेंचुरी के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कौन से पक्षी विहार को या झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो शेखा झील को इस रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं हम वन संपदा के बारे में पूरा डिटेल में, इसमें सारी स्कीम्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है। वन संपदा, इसमें पूरा मैं कवर कर दूंगा आपका पूरे इस टॉपिक को, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा घोषित वन नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33.33%, मैंने जब आपको पहला वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 पढ़ाई थी, ठीक है। पहली हमारी कब आई थी? 1894 में। दूसरी हमारी आई थी 1952 में। तीसरी आई है 1988 में। ड्राफ्ट हमारा नए का भी आ चुका है, लेकिन अभी वो अमल में नहीं आई है, तो अभी जो हमारा पूरा फोकस चलता है वो 1988 की
वन नीति के ऊपर ही चलता है। तो 1952 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें ये 33% वन कवर का पहली बार कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया था कि लगभग आपके हर राज्य का जो या टोटल भारत का 33% एरिया हमारा वनों के अंतर्गत आना चाहिए। तो उसमें 60% जो पर्वतीय एरिया है वो 60% होना चाहिए और जो मैदानी भाग है वो लगभग 25% उसमें फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इस भाग को वनाच्छादित होना आवश्यक माना गया है। जनसंख्या, कृषि तथा औद्योगिकरण का वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वनारोपण कार्य को व्यापक पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। आपने देखा होगा 4.5 करोड़ पौधों का टारगेट, 5 करोड़ पौधों का टारगेट, इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चलाती रहती है। सामान्य रूप से प्रदेश में पाए जाने वाले वन उष्ण कटिबंधीय वन है, मैंने आपको बता दिया था पीछे, लेकिन कुछ विशिष्टताओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस। क्या होता है, सीजन में एक टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती वन बोला जाता है। इसमें 2 कैटेगरी है आपका, एक है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलता है वर्षा, उनको हम बोलते हैं नम पर्णपाती वन। एक है जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा देखने के लिए मिलती है। तो देखिए जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर सूखे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उससे रिलेट करके पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहां पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ठीक है, जो हमारा बेसिकली बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको ज्यादातर वो सूखा एरिया, थोड़ा ड्राई एरिया है, वहां पर हमें कटीले वन या झाड़ियां ज्यादातर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यक्रम या योजनाएं। यहां से देखिए उत्तर प्रदेश में काफी प्रश्न बनते हैं। सामाजिक वानिकी जो हमने पीछे बात की थी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। सामाजिक वानिकी समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर यानी कम्युनिटी लैंड पर या सोशल लैंड पर वनीकरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर या नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन जो बनाया गया था विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी सहायता से चलती है स्कीम ये, तो ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से ये राज्य में 1979-80 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस नाम से, सामाजिक वानिकी योजना यानी सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे, यहां से आप पढ़िएगा, काफी अच्छा प्रश्न यहां से बनने के चांसेस है। पहला, हरियाली के क्षेत्र में विस्तार तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना या इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कब, जो हमारा टॉपिक नंबर 7 था, कल मैंने वीडियो डाला था, उसको आप देख सकते हो। जलाऊ लकड़ी हेतु यूकेलिप्टिस तथा चारा हेतु सुबबूल का उत्पादन करना, ठीक है, जो फॉडर क्रॉप, ये बेसिकली फॉडर क्रॉप बोला जाता है इनको, ठीक है। फॉडर क्रॉप क्या होता है एक्चुअल में, जो आपके ज्यादातर आपने देखा होगा जो भारत में किसान है उनके पास कुछ ना कुछ पशु भी रहते हैं, ठीक है। तो उसी जगह पर आप सुबबूल का उत्पादन करना, जिससे बेसिकली उनको चारे वगैरह में कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करना पड़े, इसका भी प्रोविजन इस सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम में किया गया था। कागज एवं लुगदी के लिए सहजन और रेयन और माचिस उद्योग के लिए अर्जुन के वृक्षों को लगाना। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कौन कौन से वृक्ष हम क्या बनाते हैं, कत्था जैसे खैर के वृक्ष से मिलता है, इसी तरह माचिस उद्योग के लिए अर्जुन के वृक्षों को लगाना। और माचिस उद्योग के लिए कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का फेमस है, बरेली, ठीक है। डीएसएलआई उद्योग आपने सुना होगा, तो डीएसएलआई उद्योग के लिए बरेली बहुत फेमस है। मैं देखिए सारी चीज आपका कवर करता हुआ चल रहा हूँ, जितने फैक्ट्स मुझे याद हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लेवल के, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप हर चीज के लिए तैयार रहिए। सिल्क के लिए शहतूत, ठीक है, क्योंकि जो सिल्क होते हैं हमारे, जो सिल्क के रेशम के कीड़े होते हैं वो शहतूत के वृक्षों पर ज्यादा पनपते हैं। तेल के लिए कौंगी और चीड़ का वृक्ष भी है वैसे तो। एवं चर्म उद्योग के लिए, चमड़े के लिए बबूल के वृक्षों का रोपण करना। भूमि संरक्षण में सहायता करना, आपका लैंड कंजर्वेशन में, तथा मृदा उर्वरता को नष्ट होने से बचाना, जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको खराब होने से बचाना। पारिस्थितिकी तंत्र या आपका इकोसिस्टम तथा जैव विविधता का संरक्षण करना, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा भारत में नहीं है, केवल 31% हमारे यहाँ 31.18, ठीक है। 2011 के जो हमारा सेंसस है, जनगणना है, उसमें भारत का जो केवल अर्बनाइजेशन है या शहरीकरण है 31% है। बाकी अगर आप 69% देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश में तो वो और भी ज्यादा है। तो उसी ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए वहां पर रोजगार के अवसर सृजित करना। ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग, ठीक है, जो आपका कुटीर और लघु उद्योग होते हैं उसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति
सामाजिक वानिकी, ठीक है, जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है, इसके 3 संगठक हैं या 3 इसके क्या है कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? पहला है आपका कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री इसको बोला जाता है। दूसरा सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी, तथा तीसरा शहरी वानिकी या अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री में बेसिकली आपको बताया, देखिए शहरों में जगह तो है नहीं, ठीक है, शहरों में ऑलमोस्ट इसको कंक्रीट के जंगल हम बोलते हैं कि कंक्रीट के जंगल हमने पैदा कर दिए हैं। तो शहरों में देखिए कहीं ना कहीं जो ग्रीन बेल्ट वाला मैंने आपको बताया था, उसके तहत वृक्षारोपण करना, ठीक है, जो सरकारी परिसर है उसमें कहीं ना कहीं वनों को लगाना, या इस तरीके से वहां पर आपका वनावरण बढ़ाया जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उक्त अभियान कार्यक्रम के समीक्षोपरांत विविदित हुआ कि इस योजना अंतर्गत शामिल वृक्षों में यूकेलिप्टस, ठीक है, जो कि आप हमारे लिए पारिस्थितिकी आतंकवादी बन चुका है, भूमिगत जल एवं मृदा उर्वरता की दृष्टि से बहुत हानिकारक प्रभाव डालने वाला है। मैंने आपको बता दिया था, देखिए ग्राउंड वाटर लेवल को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देता है, इवन सॉइल फर्टिलिटी या मृदा की उर्वरता पर भी बहुत ज्यादा इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी अब कहा जाने लगा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना या उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 में शुरू की गई। इस योजना के तहत इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के समीपस्थ 40 गांवों में पहली बार सहभागिता के आधार पर, यानी कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार कर ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों के द्वारा क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। अब आता है उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है 2010 की। जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से प्रदेश के तराई, विंध्य तथा बुंदेलखंड के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन व निर्धनता उन्मूलन परियोजना चलाई जा रही है। इसी के तहत मैं आपको बता चुका हूं, जो बेलहत्थी हमारा गांव है, कहां पर, सोनभद्र में, उसको क्या बनाया गया था, पहला वनग्राम उत्तर प्रदेश का बनाया गया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में जन सामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों तथा निजी संस्थानों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य कराया गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। स्पेशली जो शहर होते हैं वहां पर आपके पास जगह नहीं होती है, तो इस तरीके की योजनाएं वहां पर बहुत कारगर आपकी साबित होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2007-8, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 12 तक था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी हमारी, वो 2012 से 17 तक हमारी चली थी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और नीति आयोग को ने उसकी जगह ले ली है, ठीक है। इसमें देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो 2007 से 2012 तक थी, उसी के दौरान राज्य में हरितिमा विस्तार व चेतना केंद्रों या वन पार्कों के अपग्रेडेशन हेतु पुनः ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। हरित पट्टी विकास योजना, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम, प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना 2012-13 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न प्रकार के वन लगाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के वन लगाए जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्यजीव संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन से राज्य द्वारा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ये दिया जाता है। ये 2 कैटेगरीज में मिलता है, एक तो आपको व्यक्तिगत आधार पर मिलता है और एक किसी ग्रुप को ये दिया जाता है, ठीक है। यह योजना 2012-13 से चलाई जा रही है। इसके तहत चयनित व्यक्ति को 1 लाख रुपए, देखिए चयनित व्यक्ति को, जबकि चयनित संगठन को 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पर और आपका कलेक्टिव या किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यह दिया जाता है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, यह योजना 2007-8 से चलाई जा रही है। इसमें वृक्षारोपण या वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों या संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। अब बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण की या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई। तो अगर भारत का पहला वन्यजीव परिरक्षण संगठन आपसे पूछे तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ही वो संगठन है। प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। वर्तमान में प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, 11 वन्यजीव विहार और 2 टाइगर रिजर्व है। 2 नहीं, बेसिकली अब तो 4 हो चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से, 2 नहीं इसमें 4 मानिए आप। सबसे पहला आपका क्या है? आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, उसके बाद आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, फिर आपका अमनगढ़ वाला एरिया है जो कि
जिम कॉर्बेट का बफर एरिया है, और चौथा हमारा कौन सा है, रानीपुर। ठीक है, तो ये 4 आपके यहाँ 4 टाइगर रिजर्व है, 4 इसको कर लीजिएगा प्लीज, जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो 4 पढ़िएगा। राज्य प्राणी उद्यान ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए जो वन्य क्षेत्रों में जाकर वन्य जीवों को नहीं देख सकते। कानपुर व लखनऊ में प्राणी उद्यानों या जू, चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है। तीसरा कहां बन रहा है, अशफाकुल्ला खां, गोरखपुर में। एक प्राणी उद्यान की स्थापना गोरखपुर में की जा रही है, शहीद अशफाकुल्ला खां इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवल एकमात्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1977 में, ठीक है 1968 में यह बना था, लेकिन 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का आपका स्तर प्रदान किया गया, दर्जा प्रदान किया गया है। इस पार्क में बाघ, बारहसिंगा, चीतल, गैंडे बाघ, हाथी, भालू, अजगर इस तरीके की अलावा बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति देखिए। अब आया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आपका शेरवन, डुअलिसी और डिस्पिड हेयर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं दुर्लभ बारहसिंगा की, और ये आपको दुधवा टाइगर या दुधवा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेंगी। टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर से, जो कि मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1973 में ये शुरू हुआ है। 1987 में इसको उसी प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बाद में जो किशनपुर वन्यजीव विहार है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, इन दोनों के क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को 2012 में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया, और ये कहां पर, उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर वाला आपका क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां पर यह मिलता है। यह प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत शाहजहांपुर के लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर में जून 2014 को प्रदेश का तीसरा और देश का 45वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसको मैं बता चुका हूं, TX2 अवार्ड 2020 में दिया गया था। और अब हमारा देश का 54वां टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। अब देखते हैं राज्य वन्यजीव विहार। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में की गई। वर्तमान में राज्य में विभागाधीन कुल 11 वन्यजीव विहार है। ठीक है, राज्य पक्षी विहार, पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य के वन विभाग कुल 14 पक्षी विहार आपके यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इतना ही देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ाना मैं बार बार वही पढ़ा चुका हूँ, दुर्लभ पक्षी, तो ये आप पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस लगभग मैंने कवर कर दिया है। दुर्लभ जीव वगैरह आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। एमसीक्यू है लास्ट में, देखिए वो देख लेते हैं। मैंने इसमें विगत वर्षों के कुछ प्रश्न डाले हैं। देखिए इसमें सारे खनिज वाले प्रश्न भी थे, तो वो मैंने हटा दिए, केवल जो हमने हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम पढ़ेंगे। बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता चुका हूं, बखीरा पक्षी विहार आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, दूसरा, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, हमने बात कर ली थी यूकेलिप्टस में। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है इसको इकोलॉजिकल टेररिज्म भी, टेरर भी बोला जाता है, या इकोलॉजिकल टेरर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत गिर जाता है और मृदा की उर्वरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूपीपीसीएस का देखिए प्रश्न है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है, अब इसका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कहां पर है, उन्नाव में स्थित है, ऑप्शन डी। प्रदेश का सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना कौन सा था, सबसे पहला पक्षी विहार हमारा, जो सबसे पहला पक्षी विहार था नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। प्रदेश का सबसे अधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी आपके प्रदेश की कौन सी है, ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं। लाख बहोशी पक्षी विहार कहां पर है, कन्नौज। ठीक है, अब हमें मैचिंग करनी है। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, आपका पार्वती अरंगा गोंडा में, और आपका समस्तपुर रायबरेली में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, यूकेलिप्टस। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है कौन सा, केवल 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, कहां पर, ललितपुर में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, कौन सी वन नीति, 1952 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, लगभग 1/3 भाग पर। 60% कहां पर, आपके माउंटेनस एरिया में या फिर
पर्वतीय क्षेत्र में और 25% आपका मैदानी क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है? चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की गई है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी, ठीक है, बब्बर शेर सफारी आपकी कहां पर आयोजित की गई है या कहां पर स्थापित की जा रही है? काफी अच्छा ये प्रश्न है। ये हमारी आयोजित की गई है इटावा में। अगला देखते हैं 15वां, वन नवीनीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें ए और आर दोनों अपने आप में सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। लोअर पीसीएस का प्रश्न है। अगला, द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, ये जो कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मदद से चलाई जाती है। 2001 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा दो प्रश्न यहाँ पर आपके हैं। सुरहा ताल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। सुरहा ताल पक्षी विहारी कहाँ पर अवस्थित है उत्तर प्रदेश में? सुरहा ताल हमारा बलिया में। ये मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हम ऊपर देख चुके थे, हस्तिनापुर, जो कि 5 जिलों में फैला हुआ था, ठीक है। 2073 वर्ग किलोमीटर आई थिंक इसका एरिया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न देखिए, हरियाणा में आपको बता चुका हूं, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जॉइंट एफर्ट है, इसको आप प्लीज जरूर याद रखिएगा। तो देखिए पूरा यही चैप्टर था परीक्षा वाणी का। आई होप मैंने लगभग सारी चीजें इसमें कवर करने की कोशिश की है जो आपके सिलेबस में है, और इससे आपके रिवीजन में आपको काफी हेल्प होगी। और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करे हैं, तो इससे हमें पता लग गया कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो आपके अंत समय में काफी हेल्प करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तब तक आपका दिन चलिए शुभ हो। थैंक यू सो मच।